हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन 5 पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोयले के बारे में कि कोयला किस प्रकार से मिलता है, उसका क्या क्या यूजेस हैं और उसकी कैसी रासायनिक संरचना होती है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेट्रोलियम। हमें पता है कि पेट्रोल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि के अंदर करते हैं। बड़े वाहनों के अंदर भी हम उनका उपयोग करते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, उनके लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं। ये सभी जो पेट्रोल और डीजल हैं, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम के शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें कि पेट्रोलियम शब्द कहाँ से आया, तो पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया? पेट्रोलियम। यानी चट्टानों से प्राप्त जो तेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। और चट्टानें आपको पता है कि ये कहाँ होती है? प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि यह चट्टानों के अंदर, ज़मीन के अंदर से गहराई से निकाला जाता है, और इसीलिए इसका जो पेट्रोलियम है, इसका अपन यूजेस विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में करते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो पेट्रोलियम है वो बना कैसे? तो पेट्रोलियम का जब निर्माण हुआ था तो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो मृत होते हैं, तो उनका शरीर कहाँ जाता है? समुद्र के पैंदे में चला जाता है, और धीरे धीरे वो जाकर वहाँ क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। फिर उनके ऊपर मिट्टी और रेत की परतें जमती जाती है, और फिर चूँकि उनके ऊपर क्या होता है? पानी, तो पानी उनको क्या करता है? पानी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दाब लगता है। तो लाखों वर्षों तक, क्योंकि समुद्र की गहराई में आपको पता है कि वायु की अनुपस्थिति होती है, और वहाँ पर अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण, ताप क्योंकि पृथ्वी की गहराई के अंदर क्या है? ताप है। तो वहाँ पर अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण जो ये मृत जीव हैं, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसे हम पेट्रो रसायन के फॉर्म में उसके उपयोग में हम उपयोग में लेते हैं। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को अगर आप देखना चाहें तो अभी अपन नीचे चित्र में देखेंगे कि किस प्रकार से दिखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है वो तेल और गैस की परत के बीच में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको पता है कि जो पानी होता है, पानी क्या होता है? तेल के ऊपर तैरता है, और गैसेस भी क्या होती है? तेल के ऊपर की ओर तैरती है। इसलिए जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो आप देखोगे कि जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर गैस, और गैस के नीचे पानी और तेल के नीचे आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा। इसलिए ताकि हम इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए हमें ये जल के ऊपर मिलते हैं और मिश्रित नहीं होते। क्योंकि तेल को अगर हमने पहले ही देखा, पिछले लेसन्स में हम देख चुके हैं कि तेल और जल अमिश्रित है, वो आपस में मिश्रित नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं। इसको अपन इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए कि तेल जो पेट्रोलियम है वो आपको किस प्रकार से मिलता है। ये देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार जो पृथ्वी के अंदर हम जब खुदाई करके निकालते हैं तो इस प्रकार से हमको मिलते हैं। ये जल की पूरी नीचे एक लेयर है जिसके जहाँ पर पानी है, यानी समुद्र की गहराई में। फिर इस जल के ऊपर तेल और गैस की लेयर है, और इस तेल और गैस की लेयर के ऊपर हमको क्या मिलती है? चट्टानें मिलती हैं जो कि अप्रवेश्य होती है, यानी इनके अंदर और कोई दूसरी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। जब हम खुदाई करते हैं, तेल के कुएं जो खुदाई करते हैं, तो उन तेल के कुएं से सबसे पहले क्या निकलती है? गैस निकलती है, और उसके बाद तेल निकलता है। दिखाई दे रहा है? ये एक पहले गैस का कुआं है जिससे कि गैस निकाली जा रही है, प्राकृतिक गैस, और फिर यानी नेचुरल गैस, और जिससे अपन सीएनजी और एलपीजी बनाते हैं। और इसी प्रकार से फिर गैस के पश्चात क्या निकालते हैं? हम तेल निकालते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि तेल का कुआं और गैस का कुआं होता है, तो सबसे पहले विश्व में जो पहला तेल का कुआं खोला गया था वो पेंसिल्वेनिया के अंदर अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था, यानी खोदा गया था। और उसके लगभग 8 साल बाद 1867 में 67 के अंदर
असम के माकुम नामक स्थान पर हमें तेल का पता चला और फिर वहाँ पे हमने खनन करके यानी ड्रिल करके पेट्रोलियम निकाला। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो पेट्रोलियम है उसका परिष्करण यानी उसको किस प्रकार से, जो पेट्रोलियम हम कुएं से निकालते हैं वो पेट्रोलियम डायरेक्ट ही यूज़ योग्य नहीं होता, उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है। जब यह कुओं में से निकलता है तो यह पेट्रोलियम तेलीय गहरे रंग का द्रव होता है। जैसा आप पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हो ऐसा नहीं होता है, वो गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है और इसकी गंध बड़ी अप्रिय होती है, मतलब आपको बदबू जैसी गंदी सी फील होगी। ये विभिन्न संघटकों यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, एक मिश्रित द्रव के रूप में निकलता है जिसके अंदर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोलतार आदि सभी मिक्स होते हैं। और इन सभी को हमें पता है कि हम किसके द्वारा अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इन सबको अलग अलग करते हैं। अब जब पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं हम तो कि पेट्रोलियम ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पेट्रोलियम जब हम उससे निकालते हैं तो इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो आपके ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या पेट्रोलियम परिष्करणी यानी फैक्ट्री है जहाँ के अंदर, जिसके अंदर हम जब पेट्रोल ज़मीन के अंदर से निकाल के तेल के कुएं से लाते हैं तो यहाँ लाने के बाद प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों को अलग अलग किया जाता है। यह एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम इनको अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा इनको अलग किया जाता है और यह पेट्रोलियम परिष्करणी फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है। अब पेट्रोलियम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का क्या क्या संगठन होता है और उनका क्या उपयोग होता है उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एलपीजी जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का हम उपयोग कहाँ करते हैं, घरों में और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में हम इस एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के तीनों नाम हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और शॉर्ट फॉर्म एलपीजी, जिसका उपयोग हम घरों में और उद्योग धंधों के अंदर डेली रूटीन वेज के अंदर हम करते हैं। इसके बाद पेट्रोल, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कहाँ यूज़ करते हैं हम, मोटर, ईंधन और शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के अंदर, नाम सुना ना ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी हम विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अब आता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का भी आपको पता है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में हम मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, घास तेल जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं। अब आता है डीजल जो कि भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में कार्य में लेते हैं। अब स्नेहक तेल यानी मोबिल ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो स्नेहक के रूप में हमारे काम में आता है। पैराफिन मोम जो कि मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद बिटुमेन यानी पेंट और सड़क निर्माण में काम में आता है। कोलतार भी आप जैसे सड़क निर्माण में आपने देखा ही है कि उसका उपयोग हम सड़क निर्माण के अंदर करते हैं। अब इसके बाद आ जाती है प्राकृतिक गैस। अभी अपन ने देखा कि पेट्रोल के साथ यानी जो ऑयल निकलता है उसके साथ साथ प्राकृतिक गैस निकलती, तो प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्मी ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन हम पाइपों के द्वारा भी कर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर भी यूज़ करते हैं। और यह भी क्या होती है, जो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ निकलती है उस प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के रूप में इकट्ठा किया जाता है और इसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग हम परिवहन में ईंधन के रूप में भी करते हैं क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होती है और स्वच्छ ईंधन है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड
कम निकलती है। सीएनजी का सबसे अधिक लाभ यह है कि ये घरों और कारखानों में इसे हम सीधा जला सकते हैं, इसके लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी आपूर्ति बड़े बड़े शहरों के अंदर पाइपलाइनों के माध्यम से भी की जा सकती है। अब अगर हम इसी की बात करें तो जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण के अंदर भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं जो कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा आदि में भी मिलते हैं। अब अपन जो बात करें कि ये जो हमने पूरे लेसन के अंदर विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा, तो हमें पता है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये क्या है, सीमित है, क्योंकि जो कि जैसे जीवाश्मी ईंधन है, वन है, खनिज हैं, ये क्या है आने वाले समय में धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि हम इनका अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक रूप से इनको निकालते हैं, आवश्यकता से अधिक हम इनको निकालते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, ये हमें पता है कि ये क्या है, जीवाश्मी ईंधन है और मृत जीवों के द्वारा जब ये ईंधन में परिवर्तित होते हैं तो इनको लाखों वर्ष का समय लगता है, यानी इनको जब बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इन्हें हम लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर नहीं बना सकते। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो ये जीवाश्मी ईंधन हैं जिनके भंडार हमें पता है वो आने वाले कुछ सालों तक ही चलने वाले हैं, यानी ये मान सकते हैं हम 100-200 साल तक ही चलेंगे। तो उसके बाद ये ईंधन के जो हमारे पास भंडार हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन ईंधनों को हमें बहुत कहना चाहिए कि अपने को बहुत संयम से यूज़ करना चाहिए ताकि ये आने वाली पीढ़ी के रह सके। दूसरा, इन ईंधनों के जलने से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण से क्या होता है, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसलिए भी हमें इनका प्रयोग क्या करना चाहिए, एक निश्चित मात्रा के अंदर, सीमित मात्रा के अंदर हमें इनका उपयोग करना चाहिए। हमें जब तक इन ईंधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक आवश्यक नहीं हो, या जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी हमें इनका उपयोग करना चाहिए। और अगर हमें पर्यावरण को बेहतर कराना है, विश्व उष्णन का यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम करना है और इन ईंधनों को लंबे समय तक पृथ्वी पर बना के रखना है, तो हमें इनका उपयोग कम से कम करना होगा। अब हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA लोगों को सलाह देता है कि जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो हम किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, जो कि हम सामान्य रूप से सुनते हैं लेकिन हम उन चीज़ का अमल नहीं करते हैं। लेकिन हमें उन बातों को मानना चाहिए ताकि हमारे पेट्रोल और डीजल की बचत हो। जैसे कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी का समान और मध्यम गति से हमको चलानी चाहिए, यानी एक ही स्पीड में चलानी चाहिए, अलग अलग टाइम पे कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा जलता है। दूसरा, यातायात लाइटों पर तथा जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़े गाड़ी का इंजन बंद करने न चाहिए, यानी रास्ते में अगर आपको कोई मिल गया तो हम रुक कर गाड़ी खड़ी करके बातें करना शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करके अगर आपको बात करनी है तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। टायरों का दाब सही रखना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे में भी पेट्रोल और डीजल ज़्यादा खर्च होता है। और गाड़ी का नियमित रखरखाव निश्चित करना चाहिए। अगर गाड़ी में कोई दिक्कत है तो उसे हमें तुरंत ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम से हम ठीक नहीं कराएंगे तो क्या होगा, वो पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। थैंक यू।